मुख्यमंत्री अभ्युदय क्लास ललितपुर में आपका स्वागत है। और हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष में। जो हमने पिछली क्लास देखी थी, तो इस क्लास में हमने कुछ चीज़ें देख चुके थे। वो चीज़ ये थी, क्या चीज़ थी? पहली चीज़ हम देख चुके थे इसमें ई गवर्नेंस के बाद हमने कुछ चीज़ें देखी थी, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2015 2005, इसका अमेंडमेंट देखा था 2019 का। ये सारी चीज़ें हम पिछली कक्षा में देख चुके हैं। अब हम जो अगली चीज़ देखने जा रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश में सूचना आयोग। ठीक है, इसमें सूचना आयोग। ठीक है, तो बात करें कि उत्तर प्रदेश में जो सूचना आयोग है उसका गठन कब हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में सूचना आयोग का जो गठन हुआ है वो हुआ था 14 सितंबर 2005। ठीक है, वो ही उसी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत। ठीक है, और इसकी जो सूचना आयोग के जो आयुक्त हैं और मुख्य आयुक्त हैं, उनकी जो नियुक्ति की जाती है वो किसकी, वो की जाती है यानी मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, वो देख लेते हैं। अब देखोगे तो इसमें बात की जाए कि नियुक्ति, ये तो हमने गठन की बात कर दी। गठन कब हुआ था इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब देखोगे और गठन जो हुआ था वो काय के उस पे हुआ था, लिख देना सूचना अधिकार RTI एक्ट 2005 के तहत। ठीक, और ये तो गठन की बात हो गई। अब इसके बाद बोले तो नियुक्ति। अब नियुक्ति की बात करें तो लिखना मुख्य मंत्री की मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा किस किस की नियुक्ति की जाती है, तो वो होगी मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों की। ठीक है, ये तो नियुक्ति की बात की गई है। ठीक है, और देखा जाए कि इनकी पात्रता क्या होती है। ठीक है, ठीक है, लिखना तो
इसे बोले तो योग्यताएं। आप योग्यताएं देखोगे तो क्या मिलेगा? विधि विज्ञान, विधि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, समाज सेवा, प्रबंधन, प्रबंधन, पत्रकारिता, पत्रकारिता और शासन प्रशासन में व्यापक ज्ञान, शासन और प्रशासन में व्यापक ज्ञान। ठीक है, ये बातें की जाती हैं। और क्या है, ये हो गई। इसके बाद देखना कि यह क्या नहीं होंगे, लाभ के पद पर, लाभ के पद पर नहीं होंगे। ठीक है, ये बात की जाती है। और बात करें कि इनके जो वेतन भत्ते होंगे वो किसके बराबर होंगे, वो तो वेतन, वेतन की बात की जाएगी तो वेतन के बारे में राज्य राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का जो वेतन होगा का का वेतन जो भत्ते हैं ना वो किसके बराबर होंगे, वो निर्वाचन, भारत के निर्वाचन आयुक्तों के, भारत के निर्वाचन आयुक्त के बराबर होंगे। आयुक्तों के ठीक है। अब देखोगे और इन लोगों के लिए ये हो गया वेतन भत्ते की बात। और इसके बाद देखोगे तो एक चीज मिलेगी, कार्यकाल। कार्यकाल देखो, पहले था कितना, 60 वर्ष, लेकिन कब था पहले, अब लिखना
सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में 2005 सूचना अधिकार संशोधन लिख दो। सूचना अधिकार संशोधन अधिनियम द्वारा, ये कब आया था? 2019 में। कितना कर दिया गया? 65 वर्ष। ठीक है, ये चीज हो गई। और एक बात और है कि कोई भी मुख्य सूचना आयुक्त है ना, तो वो मुख्य सूचना आयुक्त जो है, का मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती? योग्यताओं में लिख देना। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती। ठीक है, ये नोट लिख देना। हाँ, सूचना आयुक्त तो मुख्य सूचना आयुक्त तो बन सकता है, ठीक है, लेकिन मुख्य सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त जो है ना, वो क्या बन सकता? वो केंद्रीय सूचना आयोग का क्या बन सकता? आयुक्त बन सकता और अध्यक्ष भी बन सकता। ठीक है, ये वाला सिस्टम। ठीक, बात करें कई अब वो मुख्य सूचना आयुक्त की शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। लिख लो, देखो कौन कौन सी शक्तियां हैं। किसी व्यक्ति की सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दी जाए तो लोक सूचना अधिकारी ना हो तो उसकी सूचना स्वीकार करेगा। ठीक है, ये बात की जाती है। यानी वो जो आरटीआई में है वो यहाँ भी चीजें, दस्तावेजों का प्रकीर्णन, निरीक्षीकरण, अन्य कोई विषय हो वो भी। जो आपको आरटीआई में पढ़ाया था ना, आरटीआई के जो कार्य हैं वही कार्य आपको कहाँ मिलेंगे? इसके अंदर जितनी भी सूचना है उनको ये गाइडलाइंस करेगा, कैसे संप्रेषित करना है, क्या करना है, इसकी कितनी कॉपी कहाँ भेजी नहीं जानी चाहिए, इसकी जो कॉपी है ना वो यहाँ रखी जाना चाहिए। ऐसे बात करता है कि प्रत्येक डाटा जो है ना वो कंप्यूटर में क्या होना चाहिए? संग्रहीकृत होना चाहिए। और सूचना के अधिकार के पदाधिकारियों को और लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए इसके क्या होंगे? कुछ काम होंगे ये सूचना आयुक्त के। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति सूचना देने से इनकार करता है तो इसके लिए क्या है? विंडो बनाया गया है जिसके माध्यम से लोग वहां तक पहुंच सके। ये सारी बातें की जाएंगी इस सूचना आयुक्तों से। अब देखोगे तो इसकी कुछ बातें जो है ना, कुछ जो बातें रह गई थी जो हमने बता दी हैं। बाकी जो चीज़ें थी हमने आरटीआई एक्ट में क्या है सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं। तो ये चीज़ें थी। इसके बाद देखोगे तो अगला टॉपिक जो है वो है उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार। क्या है?
उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार और इसका प्रभाव। अगला टॉपिक है वो देखोगे क्या है, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार व उसके प्रभाव, उसके प्रभाव। ठीक है, ये बात की जाती है। ठीक है, यानी लैंड रिफॉर्म इन उत्तर प्रदेश कौन कौन से, जैसे जमींदारी उन्मूलन आया तो उसके द्वारा क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, कितने किस हद तक उसका फायदा पहुंचा। ठीक है, इसके बाद देखोगे तो ये बात की गई है। अगली जो चीज है जैसे वो बात है कि एक यानी भूदान आंदोलन क्या है, भूमि सुधार में देखोगे तो एक भूदान आंदोलन है, उसके कितने मतलब वो कितना उससे फायदा हुआ वो भी चीजें हैं। ठीक है, उसको देखेंगे और देखेंगे, और जमींदारी उन्मूलन के तहत कितना फायदा हुआ वो भी चीजें देखेंगे। ठीक है, और वर्तमान में सरकार द्वारा आज नए युग में जैसे देखेंगे तो क्या भूलेख से यानी डिजिटल मैपिंग के द्वारा कौन कौन से चकबंदी है, दुनिया की चीजें हैं, इन सारी चीजों को अपन इसमें क्या करेंगे, सरकार द्वारा जो अभी कदम उठाए गए हैं, पिछले जो कदम उठाए गए हैं उनके बारे में जानकारी देख लेंगे। जैसे आप ब्रिटिश कालीन अगर भू राजस्व प्रणाली में देखोगे तो आपको क्या मिलेगी, जैसे महलवाड़ी मिलेगी। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था मिलेगी, रैयतवाड़ी व्यवस्था मिलेगी। ठीक है, ये व्यवस्थाएं कुछ रहेंगी। ठीक, तो इन सब चीज़ों को अपन देख लेंगे आज उत्तर प्रदेश के इसमें। चलो तो और भूलेख के बारे में, भूलेख उत्तर प्रदेश पोर्टल है, ये भी आपके सिलेबस में दिया है, तो उसके हम आपको लाभ भी बता देंगे और वो भी बता देंगे। ठीक है, तो अब पहला है कि तो देखो उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहला जो कदम उठाया था वो कदम उठाया था जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लाई थी विधानसभा में जुलाई 1949 में। लिखना पहला है जिसे बोलते जमींदारी उन्मूलन एवं कृषि सुधार, पहली चीज है जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, ये आया था 1949 में। जब उत्तर प्रदेश ये कानून लेके आती है तो इससे ये जुलाई 1949 में लेके आती है उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, उस समय जो हमारे मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, वो थे भैया यानी गोविंद बल्लभ पंत। इस उद्देश्य का मुख्य उद्देश्य था कि जो कृषि अधिकारों के जो कायम है, चाहे वो जमींदार हो, चाहे काश्तकार हो, चाहे सिकमी काश्तकार हो, जमींदारों को अब चाहे दूसरों का शोषण ना हो, क्या ना हो,
और दूसरों पे सिर में जो है ना वो क्या ना रहे, आश्रित ना रहे, ये बातें की जाती हैं। ठीक है, इसका तो मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, तो इसके उद्देश्य लिख देना, तो है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, जमींदारी इसका उद्देश्य, जमींदारी इसमें लिख देना मुख्य मुख्य उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य में देखोगे पहली चीज है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। दूसरी चीज है समरूप जोतदारी व्यवस्था स्थापित करना, समरूप जोतदारी व्यवस्था स्थापित करना। ठीक है, और सिकमी पर भूमि उठाने पर रोक, सिकमी पर भूमि उठाने पर रोक। आप देखिए क्या हो रहा था कि पहले जमींदारों के पास 2-2 हजार एकड़ 3-3 हजार एकड़ जमीन हुआ करती थी, कोई लैंड सीलिंग नहीं थी कि वो एक व्यक्ति 23-24 एकड़ ही जमीन रखेगा, नहीं, इनके पास 2-2 हजार एकड़ जमीन रहती थी। और और समाज का कई जो अन्य तबका था उनके पास 1 एकड़ जमीन नहीं हुआ करती थी। ठीक है ना, समरूप जोते यानी लगभग सभी के पास कैसी एवरेज जमीन हो, ये गवर्नमेंट का ऐलान का। ऐसे कि भी यदि कोई जैसे ये लोग क्या काम करते कि जैसे कि आपने कोई जमीन ले ली यानी उसको कोलेटरल के तौर पर रख लिया, और रख लिया तो फिर वो जमीन क्या है वो लोग उसे ग्रहण कर लेता था, वो सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, और इन्होंने एक और चीजें लाई जिससे बोले तो सहकारी लिखना, सहकारी खेती को प्रोत्साहन, सहकारी खेती को प्रोत्साहन यानी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, जहां बहुत सारे लोग क्या है एक साथ आए और खेती करें, वो होती है सहकारी खेती को प्रोत्साहन। अधिक भूमि के जमाव पर रोक। ठीक है, यानी बहुत एक व्यक्ति अधिक भूमि नहीं रखेगा, क्या है अधिक भूमि अधिक भूमि के जमाव पर क्या रोक लगाई कि एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा वो क्या नहीं रखेगा, भूमि नहीं रखेगा। ठीक है, और बोलो और क्या था कि जैसे जटिल भ्रामक जोतदारियों को समाप्त करना, जैसे जोतदारी व्यवस्था चलती थी कि एक जोत मतलब कि वो सिस्टम था ना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। ठीक है, उसको खत्म करना, तो लिखना भ्रामक एवं जटिल, भ्रामक एवं जटिल जटिल जटिल
जोतदारों की समाप्ति। ठीक है, ये बात की जाती। और क्या की बात की जाती है कि ये चीज हो गई। ठीक है, अब देखोगे इसके बाद हमने आपको क्या बताया कि उत्तर प्रदेश में ये चीज आई थी। क्या है, इसके कुछ मुख्य उद्देश्य थे। क्या थे? मुख्य उद्देश्य थे। और अगर लिखना चाहो तो इस समय प्रधानमंत्री कौन रहेगा? तो गोविंद वल्लभ लिखना, जीबी पंत लिख देना। अरे ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखोगे अगली चीज है, जैसे ये तो हमने पहला कदम उठाया जमींदारी। इसके प्रभाव देखोगे तो इसका क्या प्रभाव रहा, लाभ हुआ या हानि, तो देखते हैं। तो इस अधिनियम की सफलता से मध्यस्थों हटाना, जो यानी मीडिएटर थे ना, उसको हटाने का क्या किया, यानी मीडिएटर हटाने में यह अधिनियम क्या रहा, सफल रहा। अब किसान और सरकार सीधे क्या आ गए, कॉन्टेक्टों में आ गए। और यानी इस अधिनियम से स्वायत्त शासक की स्थापना हुई, यानी जो लोग है ना वो रियल लैंड ओनर बन गया। ठीक है, और जटिल जोतदारियों को समाप्त कर और उनको खत्म कर दिया। भूमिहीन किसानों को युक्त बनाने में सफलता हुई। इसकी क्या लिख लेना, कुछ सफलता है कुछ असफलता है, तो देखना। पहली चीज है सफलताएं। सफलताएं क्या क्या हुई, देखना। मध्य, क्या बोलते हैं उसे, मीडिएटर जिसे बोले तो मध्यस्थों की समाप्ति की बात की गई। और अगली चीज जो है सरकार और किसानों का सीधा संबंध। किसानों का इससे क्या बना, सीधा संबंध स्थापित हुआ। ठीक है, और देखोगे और क्या हुआ कि ये जो जटिल जोतदारी व्यवस्था की को समापन उन्मूलन हुआ। जटिल जटिल जोतदारों का उन्मूलन। अब देखोगे और क्या हुआ, यानी भूमिहीन किसानों को भूमि प्राप्त हुई। भूमिहीन किसानों को भूमि युक्त बनाने में सफलता मिली। भूमि युक्त बनाने में सफलता मिली। ये सब इसकी क्या है, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस। अब देखोगे तो इसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस रहे कि देखो इस अधिनियम में कई खामियां एवं रणनीतियों की कमी थी, जिससे भूस्वामी अपनी भूमि को रोकने में क्या रहे, जो भूमि के अधिक जमाव को रोकने में यह अधिनियम कैसा रहा, असफल रहा।
इस अधिनियम से हुआ कि कुछ लोगों ने क्या काम किया कि कुछ ऐसे लोगों के नाम जमीन करा दी कि वो व्यक्ति या तो वहां रहते हैं तो वो कभी उस पर क्या नहीं कर पाए, यानी उस पर अधिकार नहीं जमा पाए। ये वाली चीजें रहती हैं, तो लिखना। ठीक, इससे ने असफलताएं 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 क्या रही, यानी भूमि जमाव को रोकने में यह अधिनियम कैसा रहा, असमर्थ। इससे जो भूमि है ना वो जमाव रुका ही नहीं, ऐसे लोगों के नाम भूमि करा दी जो है नहीं, ठीक है। और जमींदारी उन्मूलन से जमींदारवाद पूर्णतः खत्म नहीं हो पाया। क्या है, लिखना। जमींदारी उन्मूलन से जमींदारी व्यवस्था पूर्णतः समाप्त नहीं हुई। ये बात ठीक है। ये कुछ इसकी कुछ क्या रहती हैं, खामियां हैं। तो हम कह सकते हैं ना तो ज्यादा कारागार हुआ और ना ही ज्यादा इसका क्या हुआ, यानी लाभ हुआ। ठीक है, अब देखोगे अगला जो आता है वो आता है भूदान आंदोलन। क्या है, भूदान आंदोलन। ठीक है, अब देखो इस आंदोलन का पर्व ये 1950-51 में ये आंदोलन क्या है शुरू हुआ, दक्षिण भारत से इसकी शुरुआत हुई। आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, विनोबा भावे इससे जुड़े। इन्होंने लोगों को अप्रोच किया कि मतलब जिनके पास जो 50% लोग ऐसे थे जो भूमिहीन थे, उन्हें इससे काफी हद तक क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, तो इसमें लिखना अगला है क्या, भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन, यानी यहाँ बात की जा रही थी कि लोग इसका आने के पीछे कारण क्या है। तो कारण लिखना चाहो तो लिख देना कि 1950 में 50% से अधिक लोग भूमिहीन थे। कैसे थे लोग, भूमिहीन थे, ये कारण था। ठीक है, और अब देखो बहुत दयनीय स्थिति थी। तो यानी एक सोशल अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम चालू किया जाता है विनोबा भावे के द्वारा तेलंगाना के पोचमपल्ली से, और इसकी शुरुआत की जाती है। इसमें कहा जाता है कि स्वेच्छा से अपनी भूमि का एक हिस्सा क्या करेगा, जो दान करेगा, उसी से
ए बना है भूदान। क्या बना? भूदान आया। ठीक है। और इसमें बात की जाती है, फिर इसमें आगे जाके 1951 में यानी क्या नाम, विनोबा भावे ने शुरू किया। 1905 में 1952 में यानी ग्राम दान आंदोलन शुरुआत हुआ। इसके अंतर्गत गांव में जो भूमि स्वामियों द्वारा पट्टाधारक वो सिस्टम चलता था ना, इसमें बहुत लोगों के पास क्या होती थी, बहुत सारी जमीन होती थी। तो उन्होंने कहा कि जैसे गांव के गांव, तो उन्होंने कहा ग्राम दान ऐसे सिस्टम बना। तो अब इसको भी देख लेते हैं। तो लिखना चाहो तो इसमें लिखना शुरुआत। शुरुआत शुरुआत में लिखना भूदान आंदोलन का आरंभ 1991 में तेलंगाना के पोचमपल्ली से विनोबा भावे पोचमपल्ली से विनोबा भावे ने इसकी क्या की शुरुआत। ठीक, ये हो गया। यानी स्वेच्छा से भूमिदान, स्वेच्छा से क्या भूमिदान का ये कॉन्सेप्ट था। ठीक, और ये हो गया, लिख लेना। इसी के अंतर्गत 1952 में ग्राम आंदोलन, एक ग्राम दान आंदोलन शुरू। ठीक है, ये तो हमने इसकी क्या कर ली, शुरुआत की क्या कर ली, बात कर ली। अब देखो, क्या हो गया, ये जो हमने कुछ चीजें, मतलब जो पट्टा वाला सिस्टम था वो वाला, इसका उद्देश्य था जो भूमिहीन किसान है, जो उद्देश्य भूमि उन्मूलन अधिनियम के हैं वो ही इसके हैं। ठीक है, जो भूमिहीन किसान है उनके पास क्या हो जाए, जो बड़े बड़े जोतदार हैं उनको छोटे छोटे में फ्रेगमेंटेड कर दिया जाए। मतलब ये ये कानून तौर पर नहीं था, ये मतलब एक बोलें तो एक सोशल अवेयरनेस के एक व्यक्ति के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसके कुछ लिख देना। इस आंदोलन के माध्यम से नैतिक माहौल का निर्माण हुआ। सफलता लिख लो इसकी।
सफलता। मोरली देखोगे लिखना, इस आंदोलन के माध्यम से इस आंदोलन के माध्यम से नैतिकता के माहौल का क्या हुआ, निर्माण हुआ। जैसे कि किसी के पास लोगों को इस तरीके से सोशली बता के कि जैसे एक कोई व्यक्ति है और एक व्यक्ति भूखा है, एक व्यक्ति खाना फेंक रहा है, उसे बताया गया देखो एक व्यक्ति है, एक तबका समाज का ऐसा है जिसके पास खाने के लिए नहीं है, और एक तबका ऐसा भी है जो भोजन बर्बाद कर रहा है। इसने कहा कि ये जो आप भोजन बर्बाद कर रहे हैं ना, आप इन्हें क्या कर दीजिए, दान कर दीजिए, जब मरोगे ना तो साथ में कुछ नहीं जाएगा। मतलब एक अवेयरनेस, जागरूकता के तौर पर ऐसे जमींदारों को स्वेच्छा भूदान हेतु प्रोत्साहन करना, जमींदारों को जमींदारों को स्वैच्छिक भूदान हेतु क्या प्रोत्साहित किया। ठीक है, और कौन कौन से फायदे हुए, जैसे अपनी तरह यह आंदोलन था जो दूरगामी और समय जो सामाजिक लकीर खींचने में क्या है, सफल रहा। ठीक है, लिखना यह एक व्यक्तिगत आंदोलन था। यह प्रारंभ में व्यक्तिगत आंदोलन था जो समाज में भी भूमि सुधार में क्या बना, एक लकीर बना। ठीक है, और बात करें तो किसानों को संगठित करने हेतु मंच तैयार किया गया। किसानों को संगठित करने के लिए क्या एक मंच तैयार हुआ कि बताओ एक समाज, एक वो तबका है जिसके पास बहुत सारा वो है, और एक तुम लोग हो कि जो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। और ये तो हमने क्या कर ली, इसकी हमने बात कर ली कि इस तरीके से सफल हुआ, क्योंकि ये
ग्राउंड टू कनेक्ट सिस्टम था, तो ये हर व्यक्ति से जुड़ पाया ये वाला, ठीक है। और अगर हम बात करें कि ये कुछ लोग ये जो है ना, कुछ ये जो है वो कारागार ही नहीं हुआ। भूदान आंदोलन की कमियां यदि देखें, असफलताएं, तो लोग बहुत होशियार थे। लोगों ने मतलब जो चीज काम की नहीं होती ना, वही चीज दान की। इन्होंने क्या काम किया कि जो भूमि जो थी ना, कौन सी भूमि, जो अनउपजाऊ भूमि थी ना, बंजर भूमि, 80% लोगों ने जो भूमि दान की, वो कैसी भूमि थी, अनउपजाऊ बंजर भूमि थी, ठीक है। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में जो इनका उद्देश्य था, वो मतलब उतना वो सफल नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि हमारे देश में कभी भी कोई भी चीज है ना, तो उसे कनेक्ट करो किसी चीज से, वो अंततः क्या है, एक वो पॉलिटिकली कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। और ये जो आंदोलन था ना, व्यापक रूप से जो क्या है ना, जमींदारी जुटाने में क्या रहा, जमींदारों की जो बात करें, तो उनको कन्वेंस में करने में कैसा रहा, असफल रहा। और दूसरी बात करें तो जो जन भागीदारी जो गांधी जी के साथ होता था ना, कि जो मास पॉपुलेशन गेन कर लेते थे, वो इनके साथ नहीं हुआ। यानी जन भागीदारी का कैसा रहा, अभाव रहा, ठीक है। और आदमियों ने वो वाली भूमि भी दान की, कौन सी, जिस पे मुकदमेबाजी थी, कानून कार्रवाई, सरकार की जमीन थी, ठीक है, वो वाला कॉन्सेप्ट रहा, ठीक है। और और या फिर वो भूमि थी जो जी के कागजात नहीं थे, लिख देना, ये इसकी असफलता है, लिख देना। भू दान आंदोलन की कमियां। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत कही जाती है, वो कहावत ये है कि दान की बछिया के क्या नहीं होते, कान नहीं होते, ठीक है ना। वही सेम लागू होता है कहाँ, वो होता है भूदान आंदोलन पर। यहाँ ने इन लोगों ने वो भूमि दान कर दी जो कोई काम की नहीं है। देखो कैसे काम की नहीं है, एक एक चीज देखो, देखो पहली चीज लिख देना, 80% वह भूमि वह भूमि दान की गई, ये कमियां ये क्या हो गई। भूदान आंदोलन की कमियां ये नहीं, देखो ये तो हमने लिखा था, पता नहीं क्या हो गया ये यहाँ पे से भूदान आंदोलन पढ़ा रहे थे, तो ये कुछ गड़बड़, ये ऐसे हो गए ऑटोमेटिक, ये इसके अंदर चला गया, ये ऐसे हो गया। हम्म, चलो कुछ टेक्निक वो ग्लिच आ गया, इसमें देखोगे तो भूदान,
ठीक है, देखोगे इसकी शुरुआत विनोबा भावे ने की और यह स्वेच्छा से 2 बार कॉपी हो गया। क्या हो गया? ये 2 बार कॉपी हो गया, बार बार। देखोगे ये चीज जो थी ना वो 2 बार क्या हो गई? कॉपी हो गई है। बाकी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो सफलताएं देख ली थी हमने और ये कुछ नहीं लिखा है, किसानों को संगठित करने के लिए ये क्या है? एक मंच तैयार हुआ है, ये लिखा है। चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ, पता नहीं क्या हुआ है, लिख देना। किसानों को संगठित करने के लिए क्या हुआ? मंच तैयार। ये तो हमने क्या बता दी इसकी, कुछ जो थी ना वो मैंने आपको बता दी इसकी सफलताएं। अब देखोगे, अब आपको बताता हूँ उसकी कुछ कमियां, भूदान आंदोलन की कमियां। भूदान आंदोलन की कमी। पहली कमी क्या थी कि टेक्निकल ग्लिच आ गया उसमें कुछ। देखो ये है कि 80% भूमि दान की गई कैसी थी? वो थी अनउपजाऊ। की गई भूमि की गई भूमि अन उपजाऊ, पुस्तक में लिख देना बंजर थी। और लिखना अधिकतर लोगों ने वह भूमि दान की जो विवादित थी। जो कैसी? विवादित थी। और लिखना अधिकतर जमींदारों ने वह भूमि दान की, जमींदारों ने वह भूमि दान की, वह भूमि दान की, वह भूमि दान की जिसके कागजात नहीं थे। ए और लिखना यह आंदोलन जन भागीदारी से जुड़ने में, जन भागीदारी से जुड़ने में कैसा रहा? जुड़ने में असफल रहा। जुड़ने में जुड़ने में
असफल रहा। ठीक है, ये बात की जा रही है। ये तो बात हो गई काय की, ये हो गई बात आपकी इसकी। और कौन सी चीज थी? और जैसे जन भागीदारी नहीं हो पाई, भूमिहीन नाम पत्र नहीं थे और अनुपजाई थी, और जहां भू स्वामित्व में असमानता थी वहां सफल नहीं हुई। ठीक है, लिख देना, जहां भू स्वामित्व में असमानता थी वहां कैसी रही, वहां असफल रही। ये बात की जा रही है, ये इसकी क्या रही है, कुछ कमी रही हैं। ठीक है, तो ये भूदान आंदोलन हो गया। ठीक है, यानी और बात करें तो अगली चीज है, एक थी जमींदारी प्रथा। क्या थी? जमींदारी प्रथा। ठीक है, जमींदारी प्रथा की बात करें तो वो लिख लेते हैं, अगला जो है जमींदारी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1950। तो ये किसकी बात की जा रही है? यूपी की बात की जा रही। अब देखोगे तो ये आंदोलन जो उत्तर प्रदेश पर जो विधानसभा द्वारा विधानमंडल द्वारा 1950 में लाया जाएगा, इसको उन्मूलन करने की बात की जाएगी कि जमींदारी प्रथा का क्या हो, उन्मूलन हो। ठीक है, और जो मध्यस्थ है ना, जो मीडिएटर लोग हैं ना, मीडिएटर है कि जमींदार, क्या है? जमींदार। जैसे एक व्यक्ति की जमीन है, वो वह व्यक्ति की जमीन उस व्यक्ति के पास नहीं है। क्या है? वह जमीन व्यक्ति के पास नहीं है और कोई अन्य व्यक्ति के पास है। क्या है? किसी अन्य व्यक्ति के पास है, लेकिन वो जमींदार है ना, किसी रूप से उसको क्या है, अपने पक्ष में वो क्या बोले तो वो उसको क्या है, ऑक्युपाई करके रखा है बाया, जैसे कोलेटरल किसी भी माध्यम से, जैसे जैसे बोले तो जिसने किसी व्यक्ति ने कोई पैसा उधार लिया तो उस माध्यम से। ठीक है ना, वो वाला सिस्टम। अब देखोगे तो जमींदारी प्रथा में का जो सामाजिक प्रभाव है, जमींदारी प्रथा अन्याय एवं शोषण के स्तंभों पर खड़ी थी और कृषकों को बेबसी था और खाना बदोश, मतलब वही है कि उनके लिए एक बंधुआ मजदूरी। ठीक है, वो वाला सिस्टम चल रहा था, बेगार और बिलासता वाला सिस्टम था। ये बहुत बड़ी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में इस अब देखोगे तो सफलता और असफलता की बात करें अगर, तो जमींदारी के बारे में आपको मैं सफलता और असफलता के बारे में बता चुका कि देखो, इससे समाज पर एक निगेटिव इम्पैक्ट जाता था। यानी देखोगे समाज, यानी जमींदारी का समाज पर प्रभाव क्या है, जमींदारी प्रथा का समाज पर प्रभाव क्या था? तो देखो, समाज पर प्रभाव, समाज पर एक नकारात्मक प्रभाव था। जैसे कि
ये जो थी ना बधुआ मजदूरी, क्या बधुआ मजदूरी और बेगारी, यानी व्यक्ति के व्यक्ति के मूल मूल मौलिक अधिकारों का क्या शोषण हो रहा था इसमें। वो व्यक्ति क्या नहीं कर पा रहा था, अपनी जो लाइफ एंड डिग्निटी है उसे नहीं जी पा रहा था। और ये जो क्या काम, ये जमींदारी प्रथा थी ना, वो अन्याय, क्या अन्याय एवं शोषण, ठीक है। इतनी जो चीजें हैं ना, इससे नेगेटिव एलिमेंट जो थे ना, ये ठीक, ये चीज की गई। अब इससे क्या हुआ, ये तो हमने आपको क्या बता दिए, इससे कौन कौन से मतलब ये नेगेटिव इम्पैक्ट थे काय में, समाज में ये नेगेटिव इम्पैक्ट थे इसके कारण, ठीक है। अगर हम बात करें कि इससे लाभ क्या हुआ, कि लाभ की बात करोगे तो देखोगे कि लगभग कितने 2 करोड़ किसानों को उत्तर प्रदेश में क्या है, इससे भूमि मतलब वो भूमि के स्वामी बनने में क्या रहे, सफल रहे, ठीक है। काश्तकारों को वह भूमि प्राप्त हुई जिस पर वह खेती करते थे, ठीक है। इसके क्या लिखना चाहो तो लाभ, लाभ लाभ लिखना काश्तकारों को वह भूमि प्राप्त हुई जिस पर वह क्या करते थे, खेती करते थे। पहली चीज ये लाई गई। दूसरी, 2 करोड़ 2 करोड़ भूमिहीन भूमिहीन किसानों को भूस्वामी भूस्वामी बनाया गया इसके माध्यम से। और क्या किया गया, इससे गवर्नमेंट के भूस्वामी बनेंगे तो क्या क्या होगा, भू राजस्व में क्या होगा, वृद्धि। भू 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 राजस्व में क्या होगी, वृद्धि। और अगली चीज देखें तो और क्या हुआ, जैसे कि इन योग क्षेत्र मतलब कृषि योग क्षेत्रों से अत्यधिक उत्पादन क्या है, लिखना उससे कृषि कृषि क्षेत्रों में के उत्पादनों उत्पादन में कैसी उत्पादन में हुई बेटा वृद्धि। और बात करें भूमिहीन किसानों की दशा में सुधार, जिनके पास भूमि नहीं थी, अरे यार, भूमिहीन भूमिहीन
किसानों की स्थिति में क्या आएगा? सुधार। जो देखोगे बेकारी, इन सब चीजों से, चाकरी, इन सब चीजों से ग्रसित थे। और किसान सीधे, मैं बता ही चुका हूं, किसके संपर्क में आएंगे? किसान सीधे सीधे सरकार के संपर्क में आए। ठीक। और क्या बात की गई? और भूमि सुधार कार्यक्रमों को क्या मिलेगी अब? गति। रोड मैप बन गया ये, देखना। भूमि सुधार कार्यक्रमों को गति। और वो मध्यम एवं शोषण वर्ग का अंत हुआ। मध्यस्थ, तो मीडिएटर थे, मध्यस्थ एवं शोषण वर्ग का अंत। ठीक है। और अर्थव्यवस्था में इससे क्या होगा? सुधार होगा, राजस्व में वृद्धि होगी, तो सीधी बात है अर्थव्यवस्था में सुधार। अर्थव्यवस्था में क्या होगा? सुधार। ये कुछ इसके क्या रहते हैं? ये पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं। ठीक है। ठीक। ये होगा इसके क्या लाभ? सफलताएं मैं आपको बता ही चुका हूँ। इससे क्या है कि कुछ चीजें जो है ना, वो सुधार नहीं हुई। वो कौन कौन से असफलताएं? जैसे जमींदारी उन्मूलन लागू के दौरान जो, एक तो लैंड सीलिंग नहीं आई, मुकदमेबाजी, दुनिया भर की जो चीजें थी, वो चीजें कैसी, ये चीजें रही। ठीक है। तो ये तो हमने कुछ चीजें बता दी हैं आपको, क्या है, ये हमने आपको कुछ चीजें बता दी। आप अब देखो अगली चीज है। अब जैसे मेंस का एक क्वेश्चन आ जाए, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार और बताइए, तो आपको उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार की विवेचना कीजिए। ठीक है, इस तरीके से तो लिखना, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार सुधारों की विवेचना कीजिए। तो आपको क्या काम करना है कि इसे थोड़ा सा ऐतिहासिक तौर पर देखते जाना है। क्या ऐतिहासिक तौर पर देखते जाना है? तो देखो, भूमि सुधार का अर्थ है कि भूमि का स्वामित्व उचित और न्यायपूर्ण वितरित करना। क्या है?
इसमें पहला लिख देना, भूमि सुधार का अर्थ क्या है। भूमि सुधार, तो भूमि सुधार का अर्थ क्या है। भूमि सुधार का अर्थ है कि भूमि के स्वामित्व लिखना, भूमि सुधार का अर्थ है, भूमि सुधार का अर्थ है स्वामित्व का उचित, स्वामित्व व उचित उचित न्यायपूर्ण वितरण क्या करना, सुनिश्चित करना। ये जो है ना, वो क्या है, इसका मतलब है भूमि सुधार। क्या है, भूमि सुधार। अगर देखोगे उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश कालीन क्या तो लिखना, ब्रिटिश कालीन भूमि सुधार। इसमें भूमि सुधार में ब्रिटिश कालीन कौन कौन से सुधार हुए, जैसे जमींदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा, महलवाड़ी, प्रथा, और एक थी कौन सी, रैयतवाड़ी। पहाड़ी प्रथा ये क्या थी, मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, महल का मतलब होता है गांव, और जमींदार इसमें जो थी ना, एक जमींदार व्यक्ति होता था, और जमींदार व्यक्ति क्या काम करता था कि जो राजस्व था ना, इकट्ठा करके किसे दे देता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देता था, इसे कुछ हिस्सा मिलता था। ठीक है, और महलवाड़ी का महल का मतलब होता है गांव। गांव के एक व्यक्ति को प्रमुख बना दिया जाता था। वो व्यक्ति क्या करता था कि इस गांव, जैसे वो चौधरी वौधरी वर्ड बोलते थे, तो ये चौधरी जो होता था वो पूरे गांव का राजस्व इकट्ठा करके इसे देता था। और रैयत का मतलब होता है किसान। पहली बार जो रैयतवाड़ी व्यवस्था आती है, तो इसके द्वारा क्या होता है, किसान फर्स्ट टाइम कॉन्टेक्ट में जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ठीक है ना, तो ये बात की जाती है। ठीक है, अगर बात करें कुछ जो है ना, तो ये हो गए। अब हम आपको बता ही चुके कुछ, जैसे और कौन कौन से थे, और चीजें जो कौन कौन सी थी उनके बारे में आपको हम बता ही चुके हैं। जैसे कि जमींदारी बता ही चुके हैं, भूदान आंदोलन ये हम आपको बता ही चुके हैं। अब देखोगे तो कुछ किए गए हैं उत्तर प्रदेश में संस्थागत सुधार, कुछ किए जाएंगे। कैसे, तकनीकी सुधार। जैसे संस्थागत सुधारों की बात करें तो बात करें मध्यस्थों का अंत एवं जमींदारी प्रथा का, तो लिख देना, पहला है
संस्थागत सुधार, यानी संस्थागत सुधार में क्या हुआ? संस्थागत सुधारों में मध्यस्थों का अंत, क्या? मध्यस्थों का अंत एवं जमींदारी प्रथा का क्या हुआ? उन्मूलन। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या हुआ? काश्तकारों को भूमि का हस्तांतरण, काश्तकारों को भूमि का हस्तांतरण। ठीक है, और अगली चीज है वो क्या है कि जैसे चकबंदी, क्या हुआ? चकबंदी हुई। ठीक है, हदबंदी हुई। अब देखो चकबंदी, हदबंदी, ठीक है, ये भी हुआ। चकबंदी, हदबंदी। अब चकबंदी का मतलब ये जो फ्रेगमेंटेड जो भूमि होती है ना, उसको जाके क्या है यहाँ पे एक जगह कर दिया जाता। हदबंदी के द्वारा यानी यहाँ से भूमि जो है ना वो फिक्स कर दी जाती कि यहाँ से भूमि है। ठीक है, जैसे भूमि के विखंडन पर रोक, क्या है? भूमि के विखंडन पर क्या? रोक। और काय की बात की जाती है? जैसे सहकारी कृषि को बढ़ावा, कीड़े आ रहे हैं इसकी वजह से सहकारी कृषि को बढ़ावा। ठीक है, ये बात की जाती है, ये बात की जा रही है संस्थागत सुधारों की। और यदि बात करें कौन कौन से अब देखोगे तकनीकी सुधार, क्या है? तकनीकी सुधार, तकनीकी सुधार में जैसे बेहतर सिंचाई व्यवस्था की गई। अब देखो अगला देखना, तकनीकी सुधार, तकनीकी सुधार बोले तो जैसे लिखना सिंचाई की बेहतर व्यवस्था। ठीक है, सिंचाई की बेहतर व्यवस्था की बात की जाती है। ठीक है, और तकनीकी सुधार में क्या आया? और तकनीकी सुधार में देखोगे जैसे लिखना हरित क्रांति, हरित क्रांति। और हरित क्रांति में क्या बात किया गया था? जो हाई यील्ड वैरायटी सीड है ना उनको हाई यील्ड वैरायटी सीड, हाई यील्ड वैरायटी सीड की बात की गई थी। खाद्यान्न फसलों के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका क्या था? प्रभाव था। जैसे गेहूं, चावल,
ठीक है। इसमें ये था कि जो इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ठीक है, और पेस्टिसाइड, इन सब का यूज करके कृषि की क्या उर्वरा शक्ति जो है ना, प्रोडक्शन बढ़ाना, अच्छी भंडारण व्यवस्था, अच्छी भंडारण व्यवस्था की बात की जाती है। और गवर्नमेंट कौन कौन से प्रोत्साहन देती है? टेक्नोलॉजिकल, जैसे उन्नत किस्म के बीजों, क्या उन्नत उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक उर्वरक और उर्वरक, कीटनाशक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, उपकरण और तकनीक का उपयोग, उपकरण एवं तकनीक का प्रयोग, उपकरण तकनीक के प्रयोग की बात की गई। और देखोगे तो कृषिगत सुधार जैसे ड्रिप इरिगेशन, जिसे ड्रिप सिंचाई की बात की जाती है, स्प्रिंकलर सिंचाई की बात की जाती है सिंचाई के अंतर्गत। और बात समावेशी कृषि को बढ़ावा देना, समावेशी कृषि को बढ़ावा देना, कृषि में आधुनिकीकरण, कृषि में आधुनिकीकरण, ठीक है। और एक पर्टिकुलर पूरा क्वेश्चन है भूलेख के ऊपर, वो मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है। और आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कल क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, ठीक है, ओके।